हेलो एस्पेरेंट्स। तो देखो, आज जो हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे ना, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करा था। देखिए, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के कि जब भी आपको एक इफेक्टिव आंसर लिखना है या जैसे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशन करता है कि आपका आंसर एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, तो उस तरीके के आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन 3 स्टेजेस में एनालाइज करने हैं, तब जाकर के आप एक बैलेंस और इफेक्टिव आंसर लिख पाओगे, जिस हिसाब से एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशंस करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशंस करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, सोर्स क्या है और कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। तब जाकर के हमारा क्या होगा, एक इफेक्टिव आंसर फ्रेम होगा। बिना एनालिसिस के आप एक इफेक्टिव आंसर फ्रेम नहीं कर सकते हो। यही चीज इंपॉर्टेंट होता है एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और यही चीज डेवलप होती है जब आप एग्जाम में बैठने से पहले आप एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारा मीन्स यूपीएससी मीन्स जीएस 2 का क्वेश्चन, जो कि रिसेंटली 2025 में पूछा गया था। अब देखो, क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है, इसका कोर ऑफ द डिमांड क्या है और सोर्स क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन की मीनिंग की बात करें ना, या क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अक्सर एंटी स्टेट एक्टर के फॉर्म में देखा जाता है, ना कि न्यूट्रल नॉन स्टेट एक्टर के फॉर्म में। क्या आप इस बात को मानते हैं, या क्या आप इस बात से एग्री हैं, हाँ या ना? इसी चीज पे आपको क्या करना था, अपने आंसर को लिखना था। मतलब जो स्टेट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो एनजीओ है, सोशल मूवमेंट्स और जो कम्युनिटी ग्रुप है, जो गवर्नमेंट से अलग होते हैं, उन्हें कई बार ऐसे देखा जाता है जैसे वो अक्सर क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हो। पर क्या ये सच में ऐसा होता है या नहीं, या फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए ये काम करता है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए ना, वो इन दोनों में बैलेंस वे पे होना चाहिए। और यही एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपका आंसर किस साइड में, एग्री करते हो या नॉट एग्री करते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि डू यू एग्री, कि आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो। तो ये था मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम कोर डिमांड की बात करते हैं, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जब आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ना आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, फ्रेम होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे देखो, कोर डिमांड में आपको क्या बताना है कि जो अगर हम बात करें SCOS है, मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को एंटी स्टेट क्यों माना जाता है? क्या उनका रोल गवर्नमेंट को चैलेंज करना है? दूसरा, ये दिखाना है कि वो हमेशा एंटी स्टेट नहीं होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा वो क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको क्या बताना है कि एक, मतलब जो तीसरा रहेगा, आपको एक बैलेंस कंक्लूजन लिखना है, जिसमें आपको ये हाईलाइट करना है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रो डेमोक्रेसी है और एंटी गवर्नमेंट नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना था, एक बैलेंस आंसर फ्रेम करना था। सोर्स की बात करते हैं, तो सोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? सोर्सेस की बात करें, एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का जो गवर्नमेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड, ARC रिपोर्ट, ARC रिपोर्ट, इसकी बात करें तो इसमें आपको एथिक्स इन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन, एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ये आपको सोर्स देखने को मिलेगा। और भी इसके कुछ सोर्स हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करो, पीवाईक्यू 2013 एंड 2019 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे क्या है पूछा जा चुका है। इसलिए कहा जाता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सोर्स आपको कुछ केस स्टडी भी देखने को मिलेगा। केस स्टडी, केस स्टडी की बात करते हैं, जैसे आरटीआई एक्टिविज्म, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आंदोलन, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस इंडिया, सेवा, सेवा मतलब क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। फिर मजदूर, मजदूर किसान शक्ति संस्था, संस्थान। ये आपको कुछ केस स्टडी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इसमें एक केस स्टडी और आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा देखने को मिलेगा, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एनजीओ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। ये आपको वो केस स्टडी और सोर्सेज देखने को मिलेंगे जहां से ये क्वेश्चन निकला है, और इसी बेसिस पर आपको क्या करना था, एक बैलेंस आंसर फ्रेम करके लिखना था। होप सो कि आपको ये तीनों चीजें एनालिसिस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, कोड डिमांड क्या जानना चाहता है, और इसके सोर्स क्या है। जैसे ही आप ये तीन चीज एनालाइज कर लोगे, तब आपका क्या निकल के आता है, एक इफेक्टिव आंसर निकल के आता है। अब जैसे देखो, अगर हम इंट्रो की बात करें, इंट्रो, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अक्सर एंटी स्टेट एक्टर के रूप में क्यों माना जाता है? क्या ये सच में स्टेट के खिलाफ है, या वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं? तो देखो, अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ की बात करें ना, तो वो प्रेशर ग्रुप और कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। ये स्टेट और मार्केट के बीच क्या करते हैं, ऑपरेट कर, यानी कि मार्केट और स्टेट के बीच में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इनका जो मेन काम होता है, वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, यानी कि रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन, सिटीजन। तो जितने भी जो सिटीजन है ना, उनके इंटरेस्ट को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, और जो गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसको इंश्योर करना। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका मेन काम देखने को मिलेगा। और जब ये करप्शन को एक्सपोज करते हैं, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिटिसाइज करते हैं, तो इन्हें क्या माना जाता है, एंटी स्टेट लेवल दे दिया जाता है। तो ये आप एज ए इंट्रोडक्शन ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, यानी कि एक्सपोज करप्शन, एक्सपोज करप्शन, करप्शन, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है।
तब इन्हें क्या मिल जाता है कि एज ए एंटी स्टेट का जो लेवल है, यानी कि कह दिया जाता है कि ये जो एनजीओ है वो एज ए एंटी स्टेट काम कर रहा है। अब देखो एक पॉइंट ये आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे जानना चाहता है कि ऐसा क्या रीजन है वाई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, सॉरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर सीन एज एंटी स्टेट, यानी कि आपको इसमें ये बताने की ऐसा क्या रीजन है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एंटी स्टेट के रूप में देखा जाता है। तो इसमें जो आप पॉइंट्स लिख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है इसमें वॉच डॉग रूल। अब देखो वॉच डॉग रूल क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। देखो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और करप्शंस को क्या करते हैं, जब एक्सपोज करते हैं, जैसे स्टेट को लगता है ये अपोज करते हैं, तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम करते हैं, एज अ वॉच डॉग रोल के तौर पे काम करते हैं। मीन सीधा सीधा आप ये समझिए स्टेट की जो पॉलिसीज होती है अगर क्रिटिसाइज करने जो मतलब उस पॉलिसी में कुछ कमियां होती हैं तो उसको वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अगर करप्शन हो रही होती है तो उसको एक्सपोज करते हैं, तो जिससे स्टेट को लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, और उनको क्या देखा जाता है, किस फॉर्म में देखा जाता है, एज अ एंटी स्टेट के फॉर्म में इन्हें देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे RTI एक्टिविस्ट ने क्या किया था, जो कॉमन वेल्थ का जो करप्शन था उसको क्या किया था, एक्सपोज किया था। कॉमनवेल्थ गेम जो भी करप्शन था उसको क्या किया था, उसने एक्सपोज किया था। तो इस तरीके से कह लो कि जो कॉमनवेल्थ गेम का जो स्कैम था उसको क्या किया था, उनके द्वारा एक्सपोज किया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहीं ना कहीं वॉच डॉग रोल के तरीके से काम करती है। वॉच डॉग रोल का मतलब है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करके क्या करना, जागरूकता फैलाना। जैसे जो डॉग्स होते हैं वो घर की रखवाली करते हैं ना, देख रेख करते हैं, सिमिलर उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कहा जाता है, वॉच डॉग कहा जाता है, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों, क्योंकि वो उसका गार्डियन होता है। उस तरीके से भी समझ सकते हो। तो जो अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि किस वजह से देखा जाता है स्टेट एंटी स्टेट के रूप में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है या जो गवर्नमेंट करप्शन करती है तो उसको वो क्या करती है, एक्सपोज करने का काम करती हैं। दूसरे पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो इसको, दूसरे पॉइंट में अपोजिशन, अपोजिशन टू प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे अपोजिशन टू प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई जो प्रोजेक्ट लाया जाता है यदि उसमें कोई कमियां होती हैं या कोई, जैसे अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट जैसे जो इशू होते हैं या जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके राइट्स से रिलेटेड, अगर उनके राइट्स का वॉलेशंस किया जाता है तो वहां पे वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको उसकी अगेंस्ट में वो खड़े होते हैं, मतलब उनको वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं जब वो इन्वायरमेंट या जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं उनको क्या कर रहा हो, हार्म कर रहा हो। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि अपोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और वो कब करेंगे, जब इन्वायरमेंट इशू हो, इन्वायरमेंट इशू या डिस्प्लेस इशू, डिस्प्लेस्ड इशू, डिस्प्लेस्ड पीपल इशू। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है तो वो क्या करते हैं, इसका वो विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए आपका लिए सबसे बेटर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा नर्मदा बचाओ मूवमेंट।
नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलन। तो इसमें क्या है, जो भी एनजीओ थे उन्होंने एनवायरनमेंट और जो पीपल को डिस्प्लेस्ड किया जा रहा था तो उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसका क्रिटिसाइज किया था। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट में आपका आएगा प्रोटेस्ट एंड मोबिलाइज्ड मोबिलाइजेशन। अब देखो इसका बात करें तो जैसे कि जो रैलीज होते हैं या जो स्ट्राइक्स होते हैं और जो कैंपेन्स होते हैं, ये मतलब कैंपेन से ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, लेगी लेगिटिमेसी को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो एंटी सी ए था, एंटी सी ए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका इन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था एनजीओ के द्वारा। तो एक ये फॉर्म देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, इसका जो फोर्थ पॉइंट आएगा, फॉरेन फॉरेन फंडिंग कंसर्न। तो देखो अगर हम बात करते हैं जो फॉरेन फंडिंग कंसर्न होता है ना, यानी कि FCRA के अंडर गवर्नमेंट उन पर सस्पिशन रखती है कि कहीं फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं ग्रीन पीस इंडिया का FCRA लाइसेंस क्या था, उनका कैंसिल कर दिया गया था। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो यानी कि इंटरलाइजेशन इशू। फिफ्थ पॉइंट में आपका आ जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में आपका क्या आएगा, इंटरनेशनलाइजिंग इशू। तो इसमें देखो बात करते हैं कुछ सिविल सोसाइटी एनजीओ, सॉरी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यूनाइटेड नेशंस फोरम में भी इंडिया के इंटरनल मैटर्स को वहां पे क्या करते हैं, उठाते हैं। तो जो गवर्नमेंट को एंटी नेशनल लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो कश्मीर रिपोर्ट्स थे, तो ये वो रीजन है जिसके वजह से क्या लगता है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हमें नजर आता है, एक एंटी स्टेट नजर आता है। इन्हीं बेसिस पे उन्हें क्या देखा जाता है, एक एंटी स्टेट देखा जाता है। नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना था वाई वाई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एंटी स्टेट। अब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से ये दिखता है कि वो एंटी स्टेट नहीं है। सबसे पहला आता है कंप्लीमेंटिंग स्टेट एफर्ट। इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, कंप्लीमेंटिंग स्टेट एफर्ट्स। जैसे अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो गवर्नमेंट के साथ मिलके लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, कुछ काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे सेवा वुमेन को हेल्थ केयर और माइक्रो फाइनेंस देती है। दूसरा पॉइंट आता है आपका स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी। वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मजबूती करती है। देखो ये मेडिकलाइज्ड ग्रुप जो होते हैं उनके वॉइस को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, उनके अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं MKSS ने सोशल ऑडिट शुरू किया
जो बाद में क्या बन गया, मनरेगा में इंक्लूड हो गया। थर्ड पॉइंट्स में आप क्या मेंशन कर सकते हो, पॉलिसी पार्टनरशिप, पॉलिसी पार्टनरशिप। अब जैसे देखो, अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम में भी क्या लिया था, पार्टनर किया था, मतलब उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बराबर क्या किया था, इसको प्रमोट किया था। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो इनोवेशन, इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जब बड़े फूड कॉलेज था, यानी कि बड़े फूड कॉलेज का सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन मॉडल गवर्नमेंट ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, जो कि क्या था, एक एनजीओ था। उनका जो इनोवेशन था, उनकी जो नॉलेज थी गवर्नमेंट के द्वारा सोलर एनर्जी को लेकर के या सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के जो उन्होंने अपने आइडियाज दिए थे, अपनी नॉलेज दिए थे, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स को ये क्या करते हैं, डिफेंड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाइल्ड लाइन इंडिया गवर्नमेंट के साथ जो जुबिलिन जस्टिस एक्ट था उसको क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि जहाँ पे वो 18 साल से कम के बच्चों को किसी भी हार्मफुल फैक्ट्रीज में काम पर नहीं रख सकते। कंक्लूजन की बात करते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट स्टेप, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आप, तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये यह है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंटी स्टेट नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपको एक प्रो डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। उनका काम है सरकार को यानी कि उनका काम है सरकार को अपोज नहीं बल्कि यानी कि अकाउंटेबल बनाना, ना कि सरकार का विरोध करना। अगर स्टेट इन्हें थ्रेट के रूप में या थ्रेट के फॉर्म में देखेगी या देखती है तो डेमोक्रेसी क्या होगी, काफी ज्यादा वीक होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्हें पार्टनर के फॉर्म में देखती है या एज अ पार्टनर के तौर पे ट्रीट करती है तो वहां पे हमें गवर्नेंस और भी ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट और पार्टनरशिप ट्री है वो और भी ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते थे, एक बैलेंस आंसर लिख सकते थे। होप सो कि आप मैंने यहाँ पे जितने जो पॉइंट्स डिस्कस करे वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, जब हम जाकर के क्या करेंगे, अपना आगे का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा मैं फ्रेंड्स, आज से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक न्यू चैनल्स क्रिएट किए हैं जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इन शॉर्ट्स वीडियो विद इन 5 to 7 मिनट्स में उसकी वीडियो आपको क्या है डेली देखने को मिलेगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम आपको ऑफिशियली क्या देखने को मिलेगा, माइंड मैप करंट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जहाँ पे नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसका डिस्कशन, उसका एक 3D एनिमेशन वीडियो देखने को मिलेगा। तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।